हेलो दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में बेटा हमने डिस्कस करा था ऑक्सीकारक और अपचायक के बारे में। ऑक्सीकारक क्या होता है, अपचायक क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करा। साथ में अगर हमारे पास कोई रिएक्शन देता है तो उसमें से ऑक्सीकारक और अपचायक को हम कैसे छांट सकते हैं, कौन ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा, कौन अपचायक की तरह काम करेगा, इस बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रकार। ये जो रेडॉक्स अभिक्रिया है ये कितने प्रकार की हो सकती है, इस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि हमने रिडॉक्स अभिक्रिया को पहले ही लेक्चर में पढ़ा दिया था कि रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। फिर मैं आपको बता देता हूँ। रिडॉक्स अभिक्रिया उन्हें बोलते हैं बेटा जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हो। मतलब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है और उसी अभिक्रिया में अगर अपचयन हो रहा है, दोनों हो रहे हैं, ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। तो आज हम रिडॉक्स अभिक्रिया के प्रकार पढ़ने वाले हैं बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया के प्रकार। तो हमारे लिए रहा रिडॉक्स अभिक्रिया के प्रकार। जो रिडॉक्स अभिक्रिया है बेटा वो कई प्रकार की हो सकती है। जैसे सबसे पहले हमारे पास है योग अभिक्रिया। सबसे पहले हमारे पास कौन सी बेटा, योग अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। योग अभिक्रिया क्या होती है उसको समझते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक परमाणु या अणु, दो या दो से अधिक परमाणु या अणु योग करके जुड़कर केवल एक यौगिक देते हैं, एक ही यौगिक बनाते हैं, योग अभिक्रियाएं कहलाती है। सभी दहन अभिक्रियाएं, दहन का मतलब होता है जलाना, यानी कि जितनी भी चीजों को हम जला रहे हैं वो सब अभिक्रिया कैसी कहलाती है, दहन अभिक्रिया कहलाती है। तो जितनी भी दहन अभिक्रिया है उनको इसी वर्ग में रखा गया है। इनके दहन अभिक्रियाओं को हम योगात्मक योग अभिक्रिया कह सकते हैं बेटा। एक योग अभिक्रिया के रेडॉक्स होने के लिए, एक योग अभिक्रिया के रेडॉक्स होने के लिए उसका एक क्रियाकारक यानी कि उसका एक अभिकारक तत्व के रूप में होना चाहिए। उसका एक अभिकारक क्या होना चाहिए बेटा, तत्व के रूप में होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, मेरे पास कार्बन सॉलिड है, कार्बन सॉलिड। अब मैंने क्या करा बेटा, इसका ऑक्सीजन के साथ दहन करा दिया। दहन का मतलब होता है जलाना, और जब हम किसी चीज को जला रहे हैं तो आप जानते हो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती है, इसलिए मैं इसकी क्रिया कराऊंगा ऑक्सीजन से। और जब कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो प्रोडक्ट बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी क्या होती है बेटा, गैस होती है। अब मैं चेक कर सकता हूं, यहां पर अगर आप देखो बेटा, यहां पर अगर आप देखो तो जो कार्बन है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ऑक्सीजन भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऑक्सीजन की भी ऑक्सीकरण अवस्था यहां पर कितनी आएगी, जीरो। निकालने सिखा रखे। वैसे भी आपको पता है अगर कोई तत्व मुक्त अवस्था में पाया जाता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में O2 में पाई जाती है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या शून्य होगी। CO2 के अंदर जब C की निकालोगे तो +4 आएगी और ऑक्सीजन की -2 आएगी। तो आप चेक कर सकते हो कार्बन कहां से कहां जा रहा है बेटा, कहां से कहां जा रहा है, 0 से +4 में जा रहा है। मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। और अगर इसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो मैं कह सकता हूं भाई इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। मैं इसको नीचे दिखा देता हूं। ये कहां जा रहा है बेटा, 0 से +4 में जा रहा है। और अगर ये 0 से +4 में जा रहा है तो मैं कह सकता हूं भाई इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, ऑक्सीकरण होगा। ये देखो ऑक्सीजन हमारा, ऑक्सीजन कहां से कहां जा रहा है बेटा, 0 से -2 में जा रहा है, 0 से -2 में जा रहा है। मतलब ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। और अगर ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो फिर उसका क्या होता है, अपचयन होता है। तो यहां पर कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है और जबकि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अगर एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता हो तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये कैसी अभिक्रिया हो गई हमारी बेटा, रिडॉक्स अभिक्रिया हो गई। क्लियर है बात। हाँ, इस तरीके से आप देख सकते हो। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो कि अगर मेरे पास मैग्नीशियम सॉलिड है और इसकी नाइट्रोजन से क्रिया कराई जाए तो हमें बनेगा, नाइट्रोजन गैस होती है बेटा आप जानते हो, नाइट्रोजन क्या होती है, गैस। तो प्रोडक्शन बनेगा
मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2 ये सॉलिड होगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2। यहां पर अगर Mg की ऑक्सीकरण संख्या देखोगे 0 होगी, यहां पर नाइट्रोजन की देखोगे 0 होगी, यहां Mg की निकालोगे तो +2 होगी, यहां नाइट्रोजन की निकालोगे तो -3 आएगी। तो Mg 0 से +2 में जा रहा है, मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और नाइट्रोजन 0 से -3 में जा रहा है, मतलब इसका अपचयन हो रहा है। तो ये कैसी अभिक्रिया हो गई हमारी? रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। ये एक योग अभिक्रिया भी आपके सामने देखा कि दो तत्व आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं? एक यौगिक बना रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? योग अभिक्रिया कहते हैं, या फिर योग अभिक्रिया भी कहते हैं, या फिर संयोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? संयोजन अभिक्रिया, योग भी कहते हैं और संयोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्लियर है बात? आगे चलते हैं बेटा। दूसरा हमारे पास अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हुआ करती है बेटा, इसी के जस्ट अपोजिट होती है। किसके? किसके बेटा? संयोजन अभिक्रिया के जस्ट अपोजिट होती है हमारे पास कौन सी अभिक्रिया? अपघटन अभिक्रिया। तो चेक कर लेते हैं। अपघटन अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होती है, अर्थात इन अभिक्रियाओं में एक यौगिक दो या दो से अधिक साधारण यौगिकों में क्या हो जाता है? विखंडित हो जाता है। विखंडित का मतलब टूटना। जो एक यौगिक होगा वो दो या दो से अधिक यौगिकों में विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा। इनमें से कम एक तत्व रूप में होना चाहिए। जो एक होगा वो क्या होगा? तत्व रूप में उपस्थित होगा। हमारे पास एग्जाम्पल है, इसका नाम है सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड सॉलिड होता है। सोडियम हाइड्राइड में सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 है, हाइड्रोजन की बेटा +1 है। हाइड्रोजन की यहाँ पर -1 है। सॉरी, हाइड्राइड में लिखवाया था मैंने, हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। यहां पर अगर आप देखो, ये हमारा सोडियम सॉलिड है और ये सोडियम सॉलिड है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी? 0, क्योंकि जो सोडियम नेचुरल स्टेट में मिलता है वो Na की अवस्था मिलता है, और Na की अवस्था में सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या 0 आएगी। ये हाइड्रोजन गैस है बेटा, हाइड्रोजन यहाँ पर गैस है, और H2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या आने वाली है? 0 आने वाली है। तो आप चेक कर सकते हो, सोडियम +1 से 0 में जा रहा है, तो इसका क्या होगा बेटा? इसका ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, तो इसका होगा अपचयन। अगर ऑक्सीकरण संख्या घटेगी तो उसका क्या होता है? अपचयन होता है। और अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, देखो -1 से कहां जा रहा है? हाइड्रोजन 0 में जा रहा है, तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, तो इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। एक और बात आपको पता होना चाहिए बेटा, ये जो अपघटन अभिक्रियाएं होती है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मतलब सभी अपघटन अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रिया हो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी है भाई, ये बात दिमाग में डालो। जितनी भी रेडॉक्स अभिक्रिया, सॉरी, जितनी भी हमारे पास अपघटन अभिक्रिया वो सभी की सभी रेडॉक्स अभिक्रिया हो ये जरूरी नहीं है। रेडॉक्स अभिक्रिया हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये बात दिमाग में डाल लो। जैसे ये तो रेडॉक्स अभिक्रिया, इसमें अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, जब हमने इसको डिकम्पोज करा, हीट करा बेटा, तो डिकम्पोज होने के बाद ये CaO सॉलिड और CO2 गैस में कन्वर्ट हुआ। यहां पर अगर आप कैल्शियम की ऑक्सीकरण अवस्था निकालो तो +2 आएगी, कार्बन की निकालो तो +4 आएगी, ऑक्सीजन की निकालो तो -2 आएगी। यहां पर कैल्शियम की +2 और ऑक्सीजन की -2 आएगी, यहां पर कार्बन की +2 और ऑक्सीजन की -2 आएगी। तो आप मुझे बताओ, कैल्शियम +2 से +2 में है, कार्बन +4 से +4 में है, ऑक्सीजन -2 से -2 में, तो ना यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है और ना यहां पर अपचयन हो रहा है, ना तो किसी की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है ना किसी की ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। मतलब ये हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। तो इससे पता चलता है कि जो अपघटन अभिक्रिया है वो रेडॉक्स अभिक्रिया हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मतलब मैं कह सकता हूं कि सभी अपघटन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया हो ये जरूरी नहीं है। बात समझ में आ गई होगी बेटा आपको? आगे चलो। तीसरा हमारे पास है बेटा विस्थापन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? एक तत्व जब दूसरे तत्व के द्वारा विस्थापित होता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं।
विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो धातुओं द्वारा विस्थापन होता है बेटा और एक अधातुओं द्वारा विस्थापन होता है। हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा क्योंकि क्लासिफिकेशन इतना ज्यादा खास नहीं है, हम नॉर्मली चीजों को समझ रहे हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है उसको समझ रहे हैं। तो आप देख सकते हो विस्थापन अभिक्रियाओं में क्या होगा, इन अभिक्रियाओं में यौगिक के आयन या परमाणु दूसरे तत्व के अन्य परमाणु या आयन द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। मतलब अगर मैं कहूं कि मेरे पास बेटा Z है प्लस वाई एक्स है, Z प्लस वाई एक्स है, तो जो हमारा Z है वो Y को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। ZX प्लस वाई, Y के स्थान पर कौन आ जाएगा, Z आ जाएगा। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। एग्जाम्पल ले रखा है हमने, मेरे पास जिंक है, जैसे मैंने कॉपर सल्फेट में डाला जिंक को, तो कॉपर सल्फेट से Zn क्या कर देगा, इस कॉपर को विस्थापित कर देगा। देख लो ZnSO4 बन गया, सॉलिड अलग हो गया, कॉपर अलग हो गया। यहां पर Zn की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, कॉपर की +2 है, SO4 की तो -2 रहनी है बेटा, SO4 की -2 रहनी है। सल्फर की निकालोगे तो +6 आएगी, ऑक्सीजन की -2 आएगी। यहां कॉपर की 0 है बेटा, कॉपर की 0 है। Zn की बेटा यहां पर +2 है, सल्फर की +6 है, ऑक्सीजन की -2 है। तो आप देख सकते हो बेटा ये 0 से कहां जा रहा है, Zn 0 से कहां जा रहा है बेटा, +2 में जा रहा है। 0 से कहां जा रहा है, +2 में जा रहा है Zn। इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, तो मैं कह दूंगा कि भाई इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, इसका ऑक्सीकरण। यहां देखो सल्फर +6 में, इधर भी +6 में, -2 में, ये भी -2 में। लेकिन अगर आप देखो बेटा तो ये कॉपर जो है वो +2 से कहां जा रहा है, +2 से कहां जा रहा है, 0 में जा रहा है। +2 से कहां जा रहा है, 0 में जा रहा है। आप देख सकते हो +2 से 0 में। और अगर ये 0 में जा रहा है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, और अगर ऑक्सीकरण संख्या घटेगी तो इसका क्या होगा बेटा, अपचयन होगा, इसका अपचयन होगा। अगर ऑक्सीकरण संख्या घटेगी अपचयन, अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी ऑक्सीकरण। तो यहां पर अगर नॉर्मली आप देखो, ना तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या चेंज हो रही, ना ऑक्सीजन की, सिर्फ Zn और कॉपर की चेंज हो रही है। तो ये अभिक्रिया हमारी कैसी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया, जो कि एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। विस्थापन मतलब Zn ने कॉपर के स्थान को विस्थापित कर दिया, कॉपर को हटा दिया CuSO4 से, Zn बैठ गया। सेम दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, ये तो धातु द्वारा विस्थापन हो रहा है, ये अधातु बोल सकते हैं, मेट हाइड्रोजन है, HCl है। तो यहां पर अगर आप देखो बेटा Zn 0 में है, H+1 में, Cl-1 में है। यहां पर अगर आप देखो Zn डाई पॉजिटिव में, Cl-1 में, H 0 में है। तो यहां Zn ने हाइड्रोजन को HCl विलयन से हटा दिया, खुद जाकर बैठ गया। कहां से कहां जा रहा है बेटा, 0 से +2 में जा रहा है, बढ़ रही है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीकरण। आप यहां देखो ये जो H है हाइड्रोजन है, ये +1 में है, इधर जाके किस में हो गया, 0 में हो गया। तो ये +1 से कहां जा रहा है बेटा, 0 में जा रहा है। 0 में जा रहा है मतलब ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, और अगर घटेगी तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को भी हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। चूंकि यहाँ पर Zn हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है, इसलिए कैसी अभिक्रिया हमारी ये विस्थापन अभिक्रिया है। क्लियर बात बेटा, आगे चलो। चौथा हमारे पास है असमानुपातन अभिक्रिया। असमानुपातन अभिक्रिया, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। असमानुपातन अभिक्रिया क्या होती है, ये इंपोर्टेंट भी है। क्या होती है बेटा असमानुपातन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ही परमाणु का ऑक्सीकरण भी होता हो और अपचयन भी होता हो। मतलब एक ही परमाणु का ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, इसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या भी बढ़े, इसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या भी घटे, दोनों काम होते हो। ऐसे अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं बेटा, असमानुपातन अभिक्रिया बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। चेक कर सकते हो, वे अभिक्रियाएं जिनमें एक ही तत्व का ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होते हैं, ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होते हैं, असमानुपातन अभिक्रियाएं डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन कहलाती है। असमानुपातन अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थ का एक तत्व कम से कम, जो अभिकारी पदार्थ होगा उसका एक तत्व कम से कम 3 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। 3 में होगा, क्योंकि एक तो हो गया जिसमें है, फिर बढ़ेगी और घटेगी भी।
तो 3 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। अभिकारी पदार्थ में यह तत्व मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। जो अभिकारी पदार्थ होगा उसमें जो उसका ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो मध्यवर्ती होगी। चेक करेंगे बेटा, समझ में आ जाएगी बात। जैसे एग्जांपल में आप देखो Cl, ये देखो Cl2। Cl की अगर मैं ऑक्सीकरण संख्या की बात करूं तो Cl -1 से +7 शो करता है। कम से कम कितनी शो करेगा? -1। अधिकतम कितनी शो करेगा? +7। ये बात मैंने आपको बताई थी जब ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखाया था पहले पार्ट के अंदर। तो आप देख सकते हो जो Cl है वो अधिकतम कितनी शो कर सकता है? +7, और मिनिमम कितनी कर सकता है? -1। तो चेक करते हैं बेटा, जब आप इस रिएक्शन के अंदर Cl की ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे कितनी आएगी? 0। यहां पर अगर आप देखोगे तो नो डाउट यहां पर O की -2, H की +1 यही आने वाली है। यहां जब आप ClO माइनस में Cl की ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो +1, Cl माइनस में Cl की निकालोगे तो -1। तो आप मुझे बताओ इस Cl की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ भी रही है और इसी Cl की ऑक्सीकरण संख्या घट भी रही है। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ भी रही है। Cl 0 से कहां जा रहा है? +1 में भी जा रहा है, और Cl 0 से कहां जा रहा है? -1 में भी जा रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं कि Cl +1 में जा रहा है तो इसका ऑक्सीकरण भी हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है, और चूंकि Cl -1 में जा रहा है तो इसका अपचयन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है। तो ये एक रिडॉक्स अभिक्रिया, चूंकि ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी। कैसी रिडॉक्स अभिक्रिया? असमानुपातन अभिक्रिया। असमानुपातन अभिक्रिया मतलब एक ही तत्व का ऑक्सीकरण भी हो, अपचयन भी हो। अब आप देख सकते हो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में Cl 0, +1, -1, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल देखो बेटा, एग्जांपल 2। यहां पर अगर आप P4 को देखो तो P ऑक्सीडेशन नंबर अगर P का देखोगे तो P का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर है 0 बेटा। ये तो वही -2 +1 में होगा, यहां पर भी ये +1 -2 में होगा। pH3 में जब P की ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो P को X मान लो, H पे +1, कितने H है भाई? 3, और बराबर 0। X +3 बराबर 0। ये +3 उधर जाके कैसे हो जाएगा बेटा? -3। तो pH3 में जो P की ऑक्सीकरण संख्या वो -3 है। ऐसे ही आप जब H2 PO2 माइनस में P की निकालोगे तो H पे तो +1 चार्ज है, कितने H है बेटा? 2। P को क्या मान लूंगा? X प्लस O पे -2 है, कितने O है बेटा? 2, और बराबर पूरे ब्रैकेट पे चार्ज है -2 की गुना +2 में करो तो +2 प्लस X, 2 की गुना -1 में करो तो -4 बराबर -1, +2 और -4 तो -2 बराबर -1, -2 उधर जाए कैसे हो जाएगा? +2, तो +2 में से -1 गया, फाइनली कितना बचेगा? +1। तो H2PO2 माइनस में जो P की ऑक्सीकरण संख्या आ रही है वो कितनी आ रही है बेटा? -1 आ रही है। बाकी तो हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2 ही रहेगी। तो आप देख सकते हो, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से बेटा, यहां पर जो P4 है वो हमारा -3 में भी जा रहा है, और ये जो P4 है वो हमारा +1 में भी जा रहा है। 0 से -3 में भी गया, 0 से +1 में भी गया। जब ये 0 से -3 में जाएगा तो ऑक्सीकरण संख्या घटेगी, मतलब इसका क्या होने वाला है? अपचयन। और जब ये बेटा 0 से +1 में जाएगा तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, और ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण। इसका क्या होगा बेटा? ऑक्सीकरण। समझ में आई बात? तो ऐसी अभिक्रिया है जिनमें एक ही तत्व का ऑक्सीकरण भी होता हो और अपचयन भी होता हो, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? असमानुपातन अभिक्रियाएं कहते हैं। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बेटा जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से कौन सी स्पीशीज असमानुपातन परवृत्ति नहीं दर्शाती है और क्यों? ये स्पीशीज दे रखी है हमें 4, इनमें से बताना है कौन सी असमानुपातन परवृत्ति नहीं दर्शाती और क्यों नहीं दर्शाती। तो असमानुपातन परवृत्ति कौन नहीं दर्शाएगा? या तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या अधिकतम हो या जिसकी ऑक्सीकरण संख्या मिनिमम हो, क्योंकि मिनिमम से तो मिनिमम नहीं जा सकता ना, अधिकतम से अधिकतम नहीं जा सकता। कहने का मतलब जिसकी अधिकतम हो गई उससे ज्यादा तो बढ़ नहीं सकता, और जिसकी मिनिमम हो गई उससे कम नहीं जा सकता। तो यानी कि अगर यहां पर बात करें Cl की, तो Cl की मैंने आपको ऑक्सीकरण संख्या बताई है, रेंज -1 से +7।
तो अगर Cl-1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये भी असमानुपातन प्रवृत्ति नहीं दर्शाएगा, और अगर +7 में तो ये भी असमानुपातन प्रवृत्ति नहीं दर्शाएगा, क्योंकि +7 से ज्यादा तो शो नहीं कर सकता ना। तो अब यहां पर देख लेते हैं, सभी को उठा लेते हैं बेटा। ClO- में जब Cl की निकालोगे तो +1 आएगी, ClO2- में जब निकालोगे तो +3 आएगी, ClO3- में जब निकालोगे तो +5 आएगी, और ClO4- में जब निकालोगे तो +7 आएगी। तो अब यहां देखो, ये +1 से -1 में भी जा सकता है और आगे भी बढ़ सकता है, +3, +5, +7 तक कहीं भी जा सकता है बेटा। मतलब ये असमानुपातन प्रवृत्ति दर्शा सकता है। ये +3 से +1, +2, -1, मतलब नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, +3 से +7 तक भी जा सकता है और -1 तक भी जा सकता है। मतलब ये भी असमानुपातन प्रवृत्ति दर्शा देगा। ये +5 में तो -1 की ओर भी जा सकता है और +7 की ओर भी जा सकता है, यानी कि +5 से +7 में भी जा सकता है, +5 से -1 में भी जा सकता है। तो ये भी हमारा असमानुपातन प्रवृत्ति दर्शा सकता है। ये अगर देखो तो +7 से -1 की ओर जा सकता है, +7 से +8 की ओर नहीं जा सकता भाई, क्योंकि अधिकतम कितनी शो कर सकता है, +7 शो कर सकता है। तो इसका मतलब ये एक ही ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है, यही कर सकता है। तो मैं कह सकता हूं बेटा कि ये असमानुपातन प्रवृत्ति नहीं दर्शा सकता, क्योंकि ये उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में उच्चतम, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। तो आपको पता चल गया होगा ClO4- हमारा असमानुपातन प्रवृत्ति नहीं दर्शाएगा। आंसर देख लीजिए बेटा, ये हमारा आंसर है। क्या कह रहा है वो, इन स्पीशीज में से ClO4- असमानुपातन नहीं दर्शाती, असमानुपातन प्रवृत्ति नहीं दर्शाती, क्योंकि इनमें क्लोरीन अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 में उपस्थित है। क्लियर है बात बेटा। अब उसने कहा कि इन सभी स्पीशीज की अभिक्रिया भी लिखे जो असमानुपातन दर्शाती है, यानी कि जो दर्शाती है उनकी रिएक्शन भी लिखनी है भाई। तो शेष तीनों स्पीशीज की असमानुपातन अभिक्रिया निम्न है, चेक कर लेते हैं भाई। मेरे पास ClO- है, अब ClO- Cl- में भी जाएगा, ClO3- में भी जाएगा। मतलब ये यहां पर किस में +1 में है, तो ये -1 में हो गया और ये +5 में हो गया, +5 में। क्लियर है बात, +5 में हो गया, सॉरी +5। +1 से -1 में भी जा रहा है और +5 में भी जा रहा है, तो कम भी हो रही है और बढ़ भी रही है, अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है। दूसरा, अगर आप लो ClO2- तो यहां पर ये +3 में, तो ये कन्वर्ट होगा Cl- और ये कन्वर्ट होगा बेटा ClO3-। तो ये +3 से अगर आप देखो, +3 से अगर आप देखो बेटा, तो ये -1 में भी है और +5 में भी है, मतलब घट भी रही है और बढ़ भी रही है, अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है। तीसरा, अगर आप ClO3- को लो जो कि +5 में है, तो कन्वर्ट होगा Cl- में और कन्वर्ट होगा ClO4- में। ये +7 में भी आ गया और -1 में भी आ गया। बैलेंस आप कर सकते हो, बैलेंस करना बहुत मुश्किल नहीं है। बैलेंस अगर आप देखो तो यहाँ ऑक्सीजन 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, Cl हमारे कितने हो गए बेटा 3, तो 2 से यहाँ करो Cl बैलेंस। यहाँ अगर आप बैलेंस करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 3 से गुना यहाँ कर देना, 2 से यहाँ कर देना, बैलेंस हो जाएगा। 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6, Cl 3 है तो 2 और 1 3। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 से गुना यहाँ करो, 4 से यहाँ करो, 4 3 12, बैलेंस हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हमारे पास जो असमानुपातन अभिक्रियाएं दर्शाती है। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा और रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रकार भी क्लियर हो गए होंगे। पढ़ते रहिए बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट।